हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, ये जो वीडियो है, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मेरे बहुत ही एक अजीज दोस्त हैं जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका नाम है प्रभाकर और इन्होंने कनाडा के लिए स्टडी परमिट अप्लाई किया था कुछ टाइम पहले, और वो स्टडी परमिट किसी कारणवश वो रिफ्यूज हो गया। और उसके बाद इन्होंने कैसे कॉलेज से कांटेक्ट करके इनकी सारी रिफंड जो कॉलेज की फीस है वो ली, और इनका जो कनाडा का ड्रीम है वो ड्रीम ही रह गया, वो पूरा नहीं हुआ कभी भी। और अब ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं लाइफ के अंदर, तो उसके बारे में ये वीडियो है। एक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस। तो गाइस, सबसे पहले तो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त प्रभाकर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल का नाम है कैनेडियन शान। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक इमिग्रेशन रिलेटेड चैनल है जिसके अंदर मैं वीडियोस बनाता हूँ। सारे टॉपिक्स से रिलेटेड, मैं इमिग्रेशन, जब बात आती है इमिग्रेशन की तो मैं उन सभी टॉपिक्स को मैं इसमें कवर करता हूँ। स्टडी परमिट से रिलेटेड मैं थोड़ा सा ज्यादा अब वीडियोस बनाऊंगा, और ताकि थोड़ा सा लोगों को एक अवेयरनेस मिले, ताकि उनके जो गोल्स हैं लाइफ के वो अचीव होने में उनको प्रॉब्लम नहीं हो। ओके माय फ्रेंड प्रभाकर, सो टेल मी, हाउ आर यू टुडे? Yeah, I'm doing good, Shanu. How you doing? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड प्रभाकर, मुझे ये बताओ मेरे भाई कि अपन अपन ने साथ में काम भी किया है, और वहीं पे मुझे जहां तक याद है कि आपने बताया था कि यू आर प्लानिंग टू सेटल डाउन इन कनाडा, और यहाँ पे आपने पढ़ने के लिए कुछ कॉलेजेस में आप वहाँ उस वक्त अप्लाई भी कर रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था कि अभी तक आप कनाडा पहुंच चुके हो, ठीक है, मुझे तो ये लग रहा था। लेकिन फिर आई वाज सरप्राइज कि आपने कहीं पे ये चैनल देखा मेरा इंटरनेट पे, और उसके बाद आपने मुझे मैसेज भेजा। तो आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड, बिकॉज उस बात को काफी टाइम हो गए। तो मैं तो खुद आपको ढूंढ रहा था कि कहीं से आपका कांटेक्ट मिले सोशल मीडिया से। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं अपन मिल गए और आज अपन वीडियो भी बना रहे हैं। तो मेरे भाई एक बात बता मुझे कि अभी अप्लाई जो किया था स्टडी परमिट, ठीक है, वो क्या कोर्स था? और वो जो कंसल्टेंट के पास जो आप गए थे, ठीक है, इंडिया में, वो कंसल्टेंट के साथ क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वहां पे जब आप गए थे? The consultancy name was Global Opportunities. It's ग्लोबल located in अपॉर्चुनिटीज। हाँ, या Hyderabad. इट्स लोकेटेड इन हैदराबाद। अच्छा, आप भी हैदराबाद से हो? जिनको नहीं पता, आप भी हैदराबाद से हो। और हैदराबाद में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज Right. करके कोई कंसल्टेंसी है, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो वहां पे आप गए, और क्या था आपका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर था जब आप गए थे? वहाँ पे जाने के बाद है ना they assigned me a mentor. हम्म। So mentor guide किया था कौन सा कॉलेज में अप्लाई करना है, कौन सा हम्म। based on my scores, कौन सा कॉलेज हम्म। आएगा, कौन सा यूनिवर्सिटी में। So स्कोर आने के बाद we applied for Lambton College, लैम्पटन। Mississauga location. और उसके बाद आपने अप्लाई किया, फिर क्या हुआ उसके बाद? कॉलेज से ऑफर लेटर आ गया वहाँ आपको? पे अप्लाई किए थे नो, ऑफर लेटर आया था इन ए वीक और हम्म। 15 days। उसके हम्म। बाद में ओके। कॉलेज में अप्लाई, उसके बाद स्कॉशा बैंक में फी पे किए थे। हम्म। अच्छा अच्छा। कॉलेज का फर्स्ट अ- सेम फीस भी अच्छा, अब स्कॉशिया बैंक से, मैं स्कॉशिया बैंक के सामने ही हूँ, मैं दिखा देता हूँ अभी मैं कहाँ पर हूँ। मैं ये देखो, मैं स्कॉशिया बैंक के जस्ट अभी सामने ही हूँ अभी। 1 year का एक्सपेंसेस पूरा पे करके रखा था उसमें। अच्छा, स्कॉशिया बैंक में आपने नहीं, स्कॉशिया बैंक में आपने जीआईसी पे करी होगी। जो आपने राइट। कॉलेज को जो फीस दी होगी वो तो इंडिया से डायरेक्ट दी होगी ना, राइट? हम्म। है ना, उसमें तो और कोई डायरेक्ट स्कॉश कॉलेज को पे किए थे। हाँ उसमें, स्कॉशा का हाँ। तो कोई लिंक नहीं है ना उसमें। स्कॉशिया बैंक में आपने अपनी जीआईसी पे करी थी, जो आपकी राइट। $10,000 जीआईसी होती है, वो स्कॉशिया बैंक में जाती है। कॉलेजेस को आप इंडिया हम्म। से डायरेक्ट आप जो है वायर ट्रांसफर के आप डायरेक्टली आप भेजते हो, ठीक है। राइट, तो ठीक वायर है, आपने ट्रांसफर। कॉलेज का ऑफर लेटर आ गया आपके पास, आपने जीआईसी पे कर दी, आपने कॉलेज की फीस भी, जो 1 ईयर फीस थी, कितनी थी फीस कॉलेज की? इट वाज अराउंड 3.5 to 4 lakh per semester, I 4 think. lakhs पर सेमेस्टर? तो Up to दो 4 सेमेस्टर की lakhs. पे करी होगी ना? Mm-hmm. वन सेमेस्टर, ठीक है। वन सेमेस्टर पे Right. करी और आपने जीआईसी पे किया। तो टोटल कितना एक्सपेंस लगा था आपका? हाउ मच वाज It द was टोटल एक्सपेंस? around 17,000 Canadian dollars, for GIC and for first sem fees. ओके ओके, तो 17,000 कैनेडियन डॉलर्स यू पेड इन एडवांस Right. फॉर दिस प्रोसेस, ओके। और जो एजेंसी और जो भी आपके कंसल्टेंट्स थे, उनका क्या चार्जेस था इसके अंदर? I don't remember exact number, but I paid something. And
it's in thousands in INR. I don't Something remember like the that, exact right? number. You don't remember. Okay, Exact. okay, fine. Okay, so anyway, you paid to the college. कॉलेज को आपने पे करी, आपने जीआईसी पे किया, और उसके बाद आपका, चलो ठीक है, कॉलेज वाला पार्ट तो हो गया, ठीक है। अच्छा, कौन सा कोर्स था वो जिसके लिए आपने एडमिशन लिया था? It was Information Network System Administrator. ओके ओके, आईटी से रिलेटेड था। ओके, Right. सो It यू was हैव completely एनी related to एक्सपीरियंस इन IT. आईटी? IT security. आई आईटी से, तो आपका आईटी में कोई एक्सपीरियंस है? Yeah, I worked in a IT company. It's an MNC ओके where for 3 years, I think. ओके ओके, फाइन फाइन, तो आपने एक्सपीरियंस भी शो किया, आपका वो भी था, ठीक है। ओके, फिर आपने अप्लाई किया अपना वीजा के लिए, तो वीजा के टाइम पे क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? वीसा अप्लाई करते समय ना, लाइक कंसल्टेंसी वाले जो मेंटर थी मेरे साथ, वो बोली थी लाइक जो भी एप्लीकेशंस, एक प्रोटोकॉल होता हो ना उसके लिए, जो भी अप्लाई करने के लिए कितने जो फॉर्म सबमिट करना है, तो सबमिट करते समय लाइक शी वाज टोल्ड मी लाइक नो नीड ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ओके, तो फाइनेंशियल क्योंकि लाइक डॉक्यूमेंट्स वी की ऑलरेडी पेड जरूरत नहीं था, अच्छा। 17,000 कैनेडियन डॉलर्स ऑलरेडी, हम्म। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, तो हम ओके लोग ना तो अटैच नहीं किए थे। ओके, तो उन्होंने ये बोला था कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे कर दी है, और हम्म। आपने जीआईसी भी दे दी, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उन्होंने हाँ। बोला था, और क्या उन्होंने गाइड किया था आपको? राइट। बस यही था कि अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के बाद वेट किए थे वीसा ऑफर के लिए। ऑफर के लिए तो वीजा के अभी लिए ऑफर, कॉलेज का तो ऑफर लेटर ऑलरेडी आ हाँ। गया था, वीजा के लिए आपने हाँ। वेट राइट। किया, और वीजा फिर एंड ऑफ द डे हो गया रिफ्यूज। और वो वीजा और राइट। रिफ्यूजल लेटर का भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो में, जिनको नहीं पता वीजा के रिफ्यूजल लेटर कैसे आते हैं, तो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तो वीजा हो गया रिफ्यूज, ठीक है। और जो रिफ्यूजल हुआ था, वो रिफ्यूजल में क्या रीजन था, क्या रीजन उन्होंने बोला कि किस वजह से रिफ्यूज किया उन्होंने केस? सिर्फ द सेम रीजन, ड्यू टू फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे ना, लाइक उसके वजह से वीसा रिजेक्ट हो गया। हम्म, उसकी वजह से वीजा रिफ्यूज हो गया। ओके, तो उन्होंने राइट। जो आपको गाइड किया था, उन्होंने गाइड किया था कि हम्म। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, और राइट। लेकिन आपका रिफ्यूज ही उस वजह से हो गया कि आपने हाँ। प्रॉपरली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे। तो इस बात से राइट। तो ये प्रूव हो गया कि उन्होंने आपको गलत राय दी थी, ठीक है। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, ये ऐसा क्यों किया आपने? 100 करोड़ की जनता ये जानना चाहती है कि ये वीजा रिफ्यूज जो हुआ मेरे दोस्त प्रभाकर का, 100 करोड़ की जनता के पास कोई काम नहीं है, अभी वो लोग घर पे बैठे हुए हैं कोविड-19 की वजह से। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ये बताए कि ये वीजा क्यों रिफ्यूज हुआ है। सभी लोग, जो जनता लोग जो ये देखना चाहती है, वो जवाब चाहती है कि ये जो स्टडी परमिट लग रहे हैं इंडिया में, ये रिफ्यूज क्यों हो रहे हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, मैं आवाज दे रहा हूं आपको कि आप इसका आंसर दें, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि आपने ऑफर लेटर तो निकलवा लिया, आपका जो वीजा के लिए अप्लाई किया वो भी आपने, आपको रिफ्यूजल लेटर आपको मिल गया, ठीक है। एक रिफ्यूजल हुआ था आपका, एक स्टडी परमिट रिफ्यूज हुआ था, हाँ, राइट? सिर्फ एक ही हुआ था। एक हुआ था, अच्छा। स्टडी परमिट रिफ्यूज होने के बाद फिर रिफंड का क्या प्रोसीजर रहा था आपका, कैसे आपने रिफंड लिया जो आपने, क्योंकि आपने कॉलेज की फिर फीस पे कर रिफंड के दी लिए थी, अप्लाई आपने किए थे। जीएससी कर दी थी, हाँ। हम्म, अच्छा, क्या था प्रोसीजर उसमें? स्कॉशा के जो कॉलेज का था, कॉलेज के पोर्टल में जाके अप्लाई किए थे पर हम्म रिफंड के लिए, और हम्म ये स्कॉशा का भी ऐसे ही अप्लाई किए थे, और उसके लिए लाइक 1 मंथ 1.5 मंथ लग गया पैसे आने में फिर वापस। स्कॉशिया का तो $10,000 था जो आपको मिला था वहां से, राइट? हम्म। है ना? राइट। और इसका आपने क्या किया? कॉलेज का जो है वो रिफंड होने में कितना टाइम लगा आपको? सेम ऑलमोस्ट लाइक और वन उसका एंड क्या हाफ प्रोसीजर मंथ था? कुछ लगभग। अच्छा, और उसका भी आप कॉलेज में के वेबसाइट में जाके आपने फॉर्म वगैरह भरे, हम्म। और राइट। उसके बाद आपको रिफंड मिल गया, ठीक है। जो भी आपने कॉलेज को पैसा दिया था उन्होंने वापस दे दिया, ठीक है। और जीआईसी के लिए जो स्कॉशिया बैंक था उन्होंने भी वापस कर दिया, ठीक है। अब ये राइट। बात है कि कितना अमाउंट आपको रिफंड मिला, कुछ उन्होंने चार्जेस काटे बैंक या फिर कॉलेज ने? हाँ, चार्जेस तो लग गए, लाइक अराउंड आई लॉस्ट 1.8 लाख समथिंग। यू लॉस्ट 1.8 lakhs। किसने काटे थे वो पैसे, मतलब स्कॉशिया बैंक ने या फिर कॉलेज ने, किसने आपके इतने जो अमाउंट काटे थे? कॉलेज में थोड़े छूट गए थे, और जो भी डॉलर का कॉस्ट था ना, वो उसका वजह से भी, लाइक व्हेन आई पेड इट वाज 52 और 53 रुपीस। ओके ओके So ओके। when I got in return, I हम्म got it with like 42 something 45.
45। तो राइट। कन्वर्जन रेट की वजह से आपके 1 पॉइंट जो भी आप बता रहे हो इतने लाख रुपए आपके कटे, बैंक ने कोई ऐसा, बैंक ने या कॉलेज ने कोई थोड़ी अमाउंट कुछ रोक के रखा था? कॉलेज में हुआ था, कॉलेज में अमाउंट डिडक्ट करके आया था। कॉलेज में भी अमाउंट डिडक्ट होके फिर आपको रिफंड मिला था, ठीक है। राइट। ठीक है, फाइन। तो अभी चलो ठीक है, वो तो हो गया सारा आपका जो भी था, उन्होंने गलत आपको राय दी थी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को लेके, ठीक है। अब फाइनेंशियल है, डॉक्यूमेंट का है या किस वजह से है, वो तो आपके जो केस नोट्स निकलेंगे, ठीक है। अभी जो आपको रिफ्यूजल लेटर मिला है वो एक स्टैंडर्डाइज होता है, उसमें ज्यादा इतना डिटेल में वो लोग मेंशन नहीं करते, वो जस्ट एक टिक लगा के आपको भेज देते हैं। अब जो आप जीसीएमएस जो आपके केस नोट जब आप अप्लाई करोगे, तब उसमें डिटेल में पता चलेगा कि केस ऑफिसर ने एक्चुअल में उसमें लिखा क्या है। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स या लॉयर्स जो है उनका काम है, वो तो चलो बात की बात है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप क्या सोच रहे हो? और उसके बाद आपने अप्लाई किया कनाडा के लिए, स्टडी परमिट नहीं, के लिए उसके बाद में वापस? मैं फिर वापस अप्लाई नहीं किया था। अगेन आई जॉइन इनटू माय जॉब, सो इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा अच्छा। तो क्यों क्यों अप्लाई नहीं किया, क्या हो गया था? जनता नहीं, उसके जानना बाद में चाहती है, सौ इंटरेस्ट नहीं करोड़ है। की जनता जानना चाहती है कि प्रभाकर ने उसके बाद ये जर्नी क्यों बीच में बंद कर दी। 100 करोड़ की जनता को ये बताना पड़ेगा कि आपने कनाडा वीजा रिफ्यूज होने के बाद आपने दोबारा ट्राई क्यों नहीं किया, क्योंकि 100 करोड़ की जनता के पास कोई काम नहीं अभी, सबके सब घर पे बैठे हुए। तो बताएं कि आपने उसके बाद क्या किया, आपने दोबारा क्यों नहीं अप्लाई किया और रिफंड लेके क्यों बैठ गए आप? नहीं, उसके बाद में तो इंटरेस्ट नहीं है अप्लाई करने का, अभी तो छोड़ दिया ऐसे ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डिमोटिवेट हो गए, कि आपको लगा कि यार अब तो वीजा मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो हाँ, काइंड ऑफ। आपको ऐसा लगा। हाँ, तो मैं जिनको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बता दूं, ऐसा नहीं है। प्रभाकर ने थोड़ा सा, प्रभाकर थोड़ा उस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्टडी परमिट एक बार रिफ्यूज हो गया आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि अगर आप उसमें ढंग से थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, ठीक है, कि यस यू हैव मनी, ठीक है, आप अब जब आप अप्लाई करेंगे, आप अपनी कॉलेज का फीस एडवांस में अगर आप पे कर देंगे और उनको दिखाएंगे कि भाई है आपके पास अमाउंट है, फाइनेंस है, तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स क्यों करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोविंस में आप क्यों आ रहे हैं, ठीक है, आपके जो एक्सप्लेनेशन लेटर होता है उसमें आप क्लियरली जब ये सब चीजें मेंशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें स्टडी परमिट रिफ्यूज हुए हैं, उसके बाद उनके आ जाता है। तो ये वाली बात है। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आप फ्यूचर के लिए? अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ फॉर हम्म। माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट का। Okay, you're working for Microsoft. Okay, आई okay, मीन, great, great. इट्स नॉट डायरेक्टली फॉर माइक्रोसॉफ्ट बट क्लाइंट वाज Okay, okay, माइक्रोसॉफ्ट। fine. So you're working for Bill Gates. Okay, good. Nice, nice, nice. Okay, तो मेरे भाई एक बात बता, आइल्स में कितने आपने स्कोर किए थे उस वक्त? इट वाज 6.5। 6.5। ओके। तो यही है कि मेरे भाई, अगर मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप अब दोबारा से अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अच्छा थोड़ा आइल्स के अंदर थोड़ा और स्कोर इंप्रूव करके और अपने जो फाइनेंसिस हैं थोड़ा सा और क्लियरली आप मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्टडी परमिट है आपका आ जाएगा। डिमोटिवेट, मुझे लगता है कि आप डिमोटिवेट हो गए, वो जो थी आपके जो ड्रीम्स थे वो ड्रीम्स नहीं पूरे हुए, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए। और क्योंकि आपकी जो जर्नी थी वो जस्ट बिकॉज एक एजेंसी ने आपको गलत राय दे दी, ढंग से इलेबोरेट नहीं किया चीजों को, तो इस वजह से शायद आपका वीजा रिफ्यूज हो गया। लेकिन आपको मैं यही कहूंगा कि आप दोबारा से ट्राई करें। अगर आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो यू ऑलरेडी नो यू आर क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। और अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, वी हैव अ टीम ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एज वेल एज लॉयर्स हियर इन कनाडा। और हमारे कॉलेजेस के साथ टाइप्स हैं, और हम लोग अच्छे कॉलेजेस जो है ना, यहाँ के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें हम लोग एडमिशंस कराते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी करवा दिया काम वाम हो गया, वो अपना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे मैं देखता हूँ वो सब नहीं है। अपना ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे आए, यहाँ पे पढ़े, उसके बाद अगर उनको यहाँ पे काम करना है तो वो काम करें, उसके बाद उनको यहाँ पे परमानेंटली सेटल होना है तो वो सारी गाइडेंस, ठीक है, उसके बाद उनको जॉब कैसे मिलेगी मार्केट की, ठीक है। मैं काउंसलिंग देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को पर्सनली, जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मुझसे पर्सनली टच में अच्छा। रहते हैं, ठीक है। तो मैं उनको काउंसलिंग देता हूँ कई बार, ठीक है। वो लोग थोड़ा सा, जैसे आप तो, आपका तो वीजा लगा नहीं था, उससे पहले आप थोड़ा डिमोटिवेट हो गए, लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद भी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि नई जगह है, वैसे चीजें काम नहीं करती जैसे हम सोचते हैं, इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं उनको काउंसलिंग देता हूँ, ठीक है, क्या वो आगे क्या उनका, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उनको आगे चलना है। तो मैं तो ये कहूंगा मेरे भाई कि हार मानने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, दोबारा से ट्राई करो।
ठीक है, जो भी रिफ्यूजल था, आपका जरूर। रिफ्यूजल लेटर ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, तो आप अपना केस नोट्स अप्लाई करो, उसके बाद आपको डिटेल में पता चलेगा, और उसके बाद एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, आप दोबारा आप अप्लाई करोगे फिर से रिफ्यूज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, बार बार आप रिफ्यूजल आप डालोगे अपने यूसीआई नंबर पे। तो यूसीआई नंबर क्या होता है वो भी मैं डिस्प्ले में डाल दूंगा, यूसीआई में वो सारी चीजें सेव होती है, तो वो सब चीजें डालने के बजाय आप एक अच्छा सा लॉयर कंसल्टेंट आप करें, डेफिनेटली आपका जो है केस डेफिनेटली अप्रूव होगा। I mean, I have a plan to come there again. इतना हार मानने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये सब चलता रहता है, रिफ्यूजल्स वगैरह, केस ऑफिसर के नजर से सोचना चाहिए, केस ऑफिसर क्या सोच रहा है और किस वजह से वो, उसके भी ऊपर भी कई चीजें होती हैं, वो देख के वो डिसीजन लेता है, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कनाडा का इमिग्रेशन, हम बात करते तो थैंक यू वेरी मच प्रभाकर फॉर योर वैल्यूबल टाइम, ठीक है, और आपकी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को बहुत हेल्प मिलेगी, तो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड। Sure.